गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इंटरनल कंट्रोल, टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरनल चेक। जो इंटरनल चेक है वो क्या होता है? सो स्टार्ट लेते हैं। इंटरनल चेक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी ट्रांजैक्शंस को या ऑर्गेनाइजेशन के जितना भी अकाउंटिंग वर्क होता है उसकी डिवीज़न एम्प्लॉयज़ के बीच में इस तरह से की जाती है जिससे एक एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया गया जो काम है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ द्वारा चेक किया जा सके। मीन्स जो इंटरनल चेक है हमारा वो इस तरह से वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हम उसको इस तरह से सेटअप करते हैं कि जो अब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो एक एम्प्लॉय द्वारा किया गया काम ऑटोमेटिकली दूसरे एम्प्लॉयज़ द्वारा वो चेक किया जाएगा। मतलब जो हमारा सिस्टम है इंटरनल चेक का हम कुछ इस तरह से मेंटेन करेंगे। ठीक है। इंटरनल चेक जो हमारा सिस्टम है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ के बीच काम डिवाइड किया जाता है उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग किया जाता है। मीन्स जितना वो काम करने के कैपेबल हैं, जितमें उनकी एक तरह से कह लें क्षमता है, एबिलिटी है उनको काम करने की, उनके अंदर उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्क डिवाइड किया जाता है। मीन्स किसी एक ही एम्प्लॉयज़ के ऊपर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सारा बर्डन नहीं आ जाता। एम्प्लॉयज़ के बीच जो वर्क का डिवीज़न है वो प्रॉपरली किया जाता है, इक्वली किया जाता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरनल चेक। अब अगर हम एग्जाम्पल लें इंटरनल चेक का तो हम अपने देखिए कॉलेज का एग्जाम्पल लें। कॉलेज में क्या है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आर्ट्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, इसी तरह से क्लैरिकल डिपार्टमेंट हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमारा अलग है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी अगर हम बात करें क्लैरिकल वर्क में भी फर्दर डिविजन्स हैं। जैसे फीस सबमिट कोई और करता है, डीएमसी हम किस डीएमसी का डिपार्टमेंट हमने कोई और रखा हुआ है। ठीक है। इसी तरह से जो डिवीज़न है वर्क का वो फर्दर डिवाइडेड है जिससे क्या हो गया है हमारे जो काम है एक कॉलेज का वो इजी वे में हो गया है और जो एम्प्लॉयज़ के बीच का जो बर्डन है वो डिवाइड हो गया है। मीन्स एक ही एम्प्लॉय के बीच के ऊपर कोई एज सच पूरा बर्डन नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से अपने काम को डिवाइड करना एम्प्लॉयज़ के बीच में और अच्छे से मेंटेन करना सिस्टम को, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल चेक। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक। अब देखिए एडवांटेजेस क्या होंगे इंटरनल चेक के। फर्स्ट इज़ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। हम डिवीज़न ऑफ वर्क भी कह सकते हैं इसको कि जो हमारा काम है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में इंटरनल चेक से। नेक्स्ट इज़ डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। अब देखिए हम अब इंटरनल चेक से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक का सिस्टम रखते हैं तो जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड्स हैं या एरर है ना वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमने काम को इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसी तरह से डिवीज़न किया है वर्क का जिससे एक एम्प्लॉय के द्वारा किया गया काम दूसरे एम्प्लॉय द्वारा चेक किया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली भी अगर बाई चांस एक एम्प्लॉय भी भूल गया कोई काम करना तो दूसरा एम्प्लॉय उसको रिमाइंड करा देगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज एफिशिएंसी। इस तरह से देखिए एम्प्लॉयज़ के बीच की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लाइबिलिटी। अब देखिए एम्प्लॉयज़ की जो बीच की लाइबिलिटी होंगी वो भी हम डिटरमाइन कर पाएंगे इंटरनल चेक के द्वारा। ठीक है। जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो उसको पे आउट करनी है ऑर्गेनाइजेशन को, जो उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं वो भी उनको अच्छे से पता लगेंगी। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो हमें क्या हेल्प करता है? प्रॉपर रिकॉर्ड रखने में हेल्प करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ईजी एंड क्विक प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जब हम अपने वर्क की प्रॉपर डिवीज़न कर देंगे, प्रॉपर डिवीज़न करने के बाद उससे जो हमारे आउटकम्स आएंगे, जो एक रिज़ल्ट हमारे पास निकल के आएगा, उससे हम क्या करेंगे? ईजी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे फाइनल अकाउंट्स के लिए। सो ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये सब बनाने में हमें बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। ईज हो जाएगी हमारे लिए। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट्स द ऑडिटर। इस तरह से जो हम इंटरनल चेक सिस्टम को मेंटेन करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किसके लिए होगा? एक ऑडिटर के लिए हो, क्योंकि ऑडिटर को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो किससे ले लेगा? एम्प्लॉय से ले सकता है। और फर्दर जो उसकी फाइनल स्टेटमेंट जो चेकआउट वो करेगा उससे हम क्या कर सकते हैं? एक ऑडिटर ले सकता है इंफॉर्मेशन जितनी भी उसको रिक्वायर्ड होगी।
नेक्स्ट इज़ इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, जो ओवरऑल एफिशिएंसी अगर हमारी इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयज़ के बीच भी जितनी ऑपरेशंस हो रहे हैं होंगे, सब कुछ इंक्रीज़ होगा, तो इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन की इन प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक। अब देखिए जहाँ हमारी किसी चीज़ के एडवांटेज हैं वहाँ पे हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो फर्स्ट है इसमें एक्सपेंसिव। जो ये हमारा इंटरनल चेक सिस्टम है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। एक्सपेंसिव भी होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है एक तरह से हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा इंटरनल चेक सिस्टम है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है एंड इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस फॉर द वर्कर्स। अब देखिए एक ही काम ऑर्गेनाइजेशन में एक ही काम एम्प्लॉयज़ को बार बार करना पड़ेगा, इससे जिससे क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉयज़ के बीच में जो काम करने की मतलब काम में रेपिटेटिव हो जाएगा, ठीक है। काम वो अच्छे से कर नहीं पाएगा, उसको अपने काम को लेके ना बोरियत फील होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो ये भी एक डिसएडवांटेज है इंटरनल चेक का, चेक सिस्टम का। नेक्स्ट इज रिस्की फॉर द ऑडिटर। ये जो है एक तरह से रिस्की भी है ऑडिटर के लिए। व्हेन द ऑडिटर लाइज ऑन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एंड डज नॉट कंडक्ट टेस्ट, ही विल बी चार्ज फॉर नेग्लिजेंस। complexity of jobs can get benefit of the system. Next is disorder in work. If the system is not fully organized and if there is any failure in the system, it creates disorder and confusion, hence chances of errors and fraud increases. अगर अपने काम को लेके कोई भी एम्प्लॉय किसी तरह का डिसऑर्डर करता है तो इससे क्या होगा, एक फेलियर होने के चांसेस होते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। ये भी एक तरह से क्या है, एक डिसएडवांटेज है, इसलिए हमें अपने काम को बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इंटरनल चेक सिस्टम को अच्छे से करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास है chances of collusion. Chances of collusion are internal checks. Through internal check system protects error and frauds, but in reality there may be chances of collusion between two or more employees in indulge in fraud and। देखिए अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कोल्यूजन होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए हम इंटरनल चेक सिस्टम में क्या करते हैं, अब एक जो एम्प्लॉयज़ का काम है डिवीज़न, प्रॉपर डिवीज़न इस तरह से करते हैं हम वर्क की, जिससे एक एम्प्लॉय द्वारा किया गया काम दूसरे एम्प्लॉयज़ द्वारा चेक होगा। तो इससे क्या होगा, जो दो एम्प्लॉयज़ के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो तो बढ़ जाती है, ठीक है। एक एम्प्लॉय बोलेगा कि नहीं मैंने तो काम किया था, आपने चेक नहीं किया, दूसरा बोलेगा नहीं मैंने चेक किया था, आपने नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो एक तरह से झगड़े हैं वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है, एक लूप होल कह सकते हैं इसको इंटरनल चेक सिस्टम का। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरनल ऑडिट। देखिए इंटरनल ऑडिट क्या होता है, द पीरियोडिक चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन or a company from time to time by its internal auditor is called internal audit. इंटरनल ऑडिट होता है एक पीरियोडिक चेकिंग होती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, बाय द इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल मीन्स कि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स अपने इंटरनल ऑडिटर के द्वारा ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करना इंटरनल ऑडिट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इंटरनल ऑडिट हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है, इंटरनल मीन्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑडिट मीन्स चेकिंग। सो जो मीन्स जो इंटरनल ऑडिट में हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिट में हम ऑडिट किसी बाहर से ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन से ही ऑडिट करवाते हैं, मीन्स बाहर से एज अ प्रोफेशनल ऑडिटर अपॉइंट ना करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को ही एक ऑडिटिंग की ड्यूटी दे देना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिट, ठीक है। और लेकिन जो जिस पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे मींस एज अ इसको जिसको ड्यूटी देंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को एज अ ऑडिटिंग करने के लिए, उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर उसको ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मींस कि उसी तरह से हम उसको पे करेंगे जिस तरह से हम बाहर के किसी ऑडिटर को अपॉइंट करके जब हम उसको पे करते हैं उसी तरह से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मेंबर को पे करेंगे, ठीक है। This implies that the accounts are examined by a person who is on the staff of the company. ये
वही पर्सन होगा, एक तरह से कंपनी का ही स्टाफ का ही मेंबर होगा। ऑडिटिंग में बी डिफाइंड एज द स्टाफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एंड अप्रेजल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद इन अ कंपनी। अपनी कंपनी की फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको अच्छे से मेंटेन करना, चेकआउट करना, ये सब कौन करता है? इंटरनल ऑडिट में आता है। और ये इंटरनल ऑडिटर ही करता है, जिसे हम एज अ ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, एज अ मेंबर जिसको हम ये जिम्मेदारी, ये ड्यूटी सौंपते हैं। देखिए, जो इंटरनल ऑडिट है, काफ़ी बार मैंने अपनी वीडियोस में रिपीट किया है। प्रीवियस चैप्टर्स में हम इंटरनल ऑडिट के बारे में, इंटरनल ऑडिटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हम फटाफट से इसका एक रिव्यू ले लेते हैं इंटरनल ऑडिट का। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब देखिए, जो इंटरनल ऑडिट है वो हम क्यों करते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है इंटरनल ऑडिट करने का? टू वेरीफाई द करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट। वही बात है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेक्टनेस देखने के लिए, एक्यूरेसी देखने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिट करवाते हैं अपनी कंपनी में। नेक्स्ट, टू confirm that the liability have been incurred by the organization in respect of its valid and legitimate activities। जो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लाइबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से पे आउट की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, ये भी हम किसके द्वारा देखते हैं? इंटरनल ऑडिट के द्वारा देखते हैं। नेक्स्ट है टू कमेंट ऑन अ effectiveness of the internal control system and the internal check system in force and to suggest way and means to improve these system। हम इंटरनल ऑडिट के द्वारा हम क्या देखते हैं, जो हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है और इंटरनल चेक सिस्टम है वो हमारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम कुछ अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, ठीक है। इससे भी हमें ये भी एक तरह से इंटरनल ऑडिट में वर्क करता है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट्स द अर्लियर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ऑब्वियस सी बात है, देखिए हम ऑब्वियस जो ऑडिट है हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एरर्स हैं, जो भी फ्रॉड हैं, एक तरह से हमें डिटेक्ट हो सके, ठीक है। तो वही है कि जो इंटरनल ऑडिट है हम क्यों करते हैं? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स के लिए। नेक्स्ट इज टू एग्जामिन द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू कंपनीज एसेट्स एंड यूज ऑफ देम फॉर बिजनेस पर्पस। हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी कंपनीज की एसेट्स हैं वो हम प्रॉपरली प्रोटेक्ट हैं या नहीं हैं, और उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कोई अनवांटेड असेस तो नहीं कर रहा हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या है, एसेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। सो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखिए, इंटरनल ऑडिट है वो किस तरह से हेल्पफुल है हमारे लिए कि फर्स्ट इज प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम। जो इंटरनल ऑडिट है वो क्या बताता है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अच्छे से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, बैलेंस शीट्स हैं, वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन हमारी बता रही हैं या नहीं बता रही हैं, ये सब कौन बताता है? कहाँ से पता लगता है? हम प्रॉपर इंटरनल ऑडिटिंग करके ही हमें पता लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कि जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटर मैनेजमेंट। जो इंटरनल ऑडिट होता है वो ये इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो बेटर है या नहीं है। एन ऑडिटर वुड बी एबल टू पॉइंट आउट द एरियाज ऑफ वीकनेसेस इन द मैनेजमेंट। ऑडिटर को क्या होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट में जो ऑडिटर होता है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वीक एरियाज होते हैं उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, जिससे हम अपनी वीक जो एरियाज हैं उसमें हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकें, और टाइमली हम अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर कर सकें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे क्या होगा, जो हमारी मैनेजमेंट है वो भी बेटर होगी। Next is progressive review. The progress of the business can be reviewed with the help of an internal audit. The figures from the previous years are compared to those of the present year. देखिए, इंटरनल जो ऑडिट है वो हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, इसमें प्रोग्रेसिव ईयर मींस कि हम प्रोग्रेसिव रिव्यू हमें मिलेगा, कि हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, पास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रेजेंट ईयर में हमारे कितने प्रॉफिट हुए हैं, मींस कि हम कंपेयर इजीली कर पाएंगे इंटरनल ऑडिट से। इंटरनल ऑडिट्स में हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे, चेकआउट करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि पास्ट ईयर में हमारी क्या मिस्टेक रही हैं, क्या प्रोग्रेस रही है, और हमारी प्रेजेंट ईयर में क्या है। तो इस तरह से हम कंपेयर करना ईजी रह जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल। एंड internal audit is essential in order to retain effective control over business activities।
Control comes under the functions of management and is related to the supervision and direction of ongoing operations. अब देखिए इंटरनल ऑडिट से क्या होता है, इंटरनल ऑडिट से जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव कंट्रोल है वो बना रहता है, ठीक है। हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उसका जो कंट्रोल है वो बना रहता है। अब देखिए कंट्रोल से क्या मतलब है, कंट्रोल से मतलब है यहाँ पे कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्रॉपर मेंटेन अच्छे से मैनेज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसका अच्छे से सुपरविज़न किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और जितनी भी ऑपरेशंस बिजनेस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग चल रहे हैं वो अच्छे से मैनेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इफेक्टिव कंट्रोल में यही आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब देखिए लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट है स्टाफ शॉर्टेज। इंटरनल ऑडिट जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास स्टाफ भी सफिशिएंट होना चाहिए। स्टाफ की शॉर्टेज हमारे पास नहीं होनी चाहिए अगर हम इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं तो, क्योंकि देखिए इंटरनल ऑडिट का क्या मतलब है, इंटरनल ऑडिट के अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही हम ऑडिट करवाते हैं, और इंटरनली हम ऑडिट करवा रहे हैं इसलिए हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मेंबर से ही करवानी पड़ेगी। सो जो स्टाफ हमारा वहाँ काम कर रहा है उन्हीं को एज अ मेंबर एज अ ऑडिटर अपॉइंट करके हम क्या करते हैं, ऑडिटिंग करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइम लैग। टाइम लैग मतलब कि जो हमारा इंटरनल ऑडिट में टाइम बीच में गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एज इंटरनल ऑडिट बिगिंस व्हेन अकाउंटिंग एंड्स। देखिए इंटरनल ऑडिट कब शुरू होता है, जब हमारी अकाउंटिंग का जितना भी वर्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। मीन्स कि जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लेजर्स जर्नल्स वगैरह जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद ही जो हमारा ऑडिटिंग का काम होता है वो शुरू होता है। इसलिए जो टाइम लैग होता है मीन्स जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एरर। द लिमिटेशंस ऑफ एन इंटरनल ऑडिट इज दैट देयर मे बी इन undetected errors that remains in the books of accounts as it depends upon the expertise of the internal audit staff। अब देखिए इंटरनल ऑडिट करते टाइम कुछ ऐसे एरर्स रह जाते हैं जो डिटेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिट होता है वो किसी एक्सपर्टाइज से नहीं होता है, एक्सपर्ट से नहीं होता है, बल्कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के अंदर के मेंबर को ही हम क्या करते हैं एज अ ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, जो कि इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं अपने काम में, ऑडिटिंग के काम में। इसलिए कुछ जो एरर्स होते हैं वो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, जो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं टाइमली। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। The limitations of an internal audit is that management does not feel that it is their responsibility to complete the formalities of the audit। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ये इसमें एक लिमिटेशंस हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये रिस्पॉन्सिबल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती कि हमें इंटरनल ऑडिट करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। सो जो एक एक्सपर्टाइज होता है, जो एक्सपर्ट होता है ऑडिटर का, वो टाइमली सजेशन देता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हमें अब ऑडिट करा लेनी चाहिए। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किसी मेंबर को ये पता नहीं लगता कि हमें इंटरनल ऑडिट कब करानी चाहिए, उसके बेनिफिट्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या है, एक लिमिटेशन है इंटरनल ऑडिट की। नेक्स्ट इज ड्यूटीज। The whole purpose of an internal audit may fail if the duties of the audit staff are not adequately divided and implemented by using a method that would ensure the optimum utilization of organizational resources। देखिए एक तरह से ड्यूटी जो इंटरनल ऑडिट करते टाइम मींस किसी भी तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग करते टाइम जितना भी काम होता है ऑडिट का, वो प्रॉपरली एम्प्लॉयज़ के बीच में डिवीज़न होता है, ठीक है, डिवाइड होता है। अगर ये काम अच्छे से डिवाइड ना किया गया और अपने अपने एम्प्लॉयज़ द्वारा अपने अपने काम को अच्छे से ना परफॉर्म किया गया तो एक एक तरह से लैकनेस रह जाती है ऑडिटिंग के वर्क में। तो ये क्या है, एक तरह से ड्यूटीज़ अपनी अच्छे से अगर हम परफॉर्म करेंगे, ऑडिटर जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो अच्छे से वर्क करेंगे, अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके लिए, तो ऑडिटिंग का जो वर्क है वो अच्छे से कंप्लीट होगा। तो ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए ये एक तरह से लिमिटेशन है हमारी इंटरनल ऑडिट की। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब देखिए जो हम इंटरनल ऑडिट करते हैं उसका क्या प्रोसीजर रहता है। सो स्टार्ट लेते हैं। द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नीड्स टू प्लान अ प्रोसीजर विच शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। जो एक इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है उसको कुछ फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने होते हैं इंटरनल ऑडिट करवाने के लिए। दैट इज
फर्स्ट है वट एवर हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। देखिए जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं इंटरनल ऑडिट के थ्रू, वो हमें सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए क्लियरली। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या ऑडिटिंग कराना चाहते हैं, किसके थ्रू कराना चाहते हैं, ठीक है। किस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कराना चाहते हैं, किस पर्पस से कराना चाहते हैं। तो मीन्स जो इंटरनल ऑडिट का एक पर्पस होता है, इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस होता है, वो पहले क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर। नेक्स्ट इज आफ्टर दिस द पॉलिसी टेक्निक्स एंड द प्रोसीजर ऑफ कंट्रोल नीड्स टू बी फॉर्मुलेटेड। देखिए इसके बाद जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे, जो भी हम टेक्निक यूज़ करेंगे उस इंटरनल ऑडिट को करने में, वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम किसके थ्रू, किस मेथड के थ्रू इंटरनल ऑडिट करने वाले हैं, या किसी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग हम किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू सेलेक्ट सम ट्रांजेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग एग्जामिन्ड। जो भी हमें ट्रांजैक्शन की, जिस भी ट्रांजैक्शन की हमें ऑडिटिंग करनी है, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए और हम उसको एग्जामिन करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट इज द ट्रांजैक्शन सिलेक्टेड शुड बी थ्रोली एग्जामिन्ड फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। जो भी ट्रांजैक्शन हम सिलेक्ट करेंगे एग्जामिन करने के लिए, चेकआउट करने के लिए, वो शुरू से लेके एंड तक पहले हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। मीन्स वो अच्छे से एग्जामिन होनी चाहिए। मीन्स ये ना हो कि उसमें कुछ ऐसा रह गया हो जो हमने चेक पहले ना किया हो, या बाद में किसी एम्प्लॉय द्वारा हमें कोई बताए कि ये काम हमने नहीं किया, या बीच में कोई काम रह गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की चेकिंग करेंगे, इंटरनल ऑडिटिंग करेंगे, तो हमें उसमें पहले से अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एरर्स एग्जामिन शुड बी क्लासिफाइड इनटू मेजर एरर एंड अदर एरर्स। जो भी एरर्स डिटेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करने के बाद, उसको हमें किस में डिफाइन करना है, क्लासिफाइड करना है मेजर एरर्स में एंड अदर एरर्स में। मीन्स अगर कोई बड़ा एरर हमारे पास डिटेक्ट हुआ है तो हम उसको बड़े मेजर एरर के पॉइंट्स में इंक्लूड कर देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा अदर एरर है तो हम उसको अदर एरर में इंक्लूड कर देंगे। द मेजर एरर शुड बी एग्जामिन इन डिटेल्स एंड देयर कॉजेज, इफेक्ट्स एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर देम शुड बी ट्रेस्ड। अब मेजर एरर जिस भी उस मेजर एरर जो हुआ होगा उसकी पूरी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। डिटेल मीन्स कॉजेज क्या हैं उसके, ठीक है, उसके कारण क्या है, इफेक्ट क्या पड़ा उससे, ठीक है, और वो किस कारण से हुआ, ठीक है, और किस पर्सन द्वारा हुआ, ये सब क्या है हमारे पास इसमें इंक्लूड होना चाहिए, हमें पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास इन दी एंड अ रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी सबमिटेड टू द मैनेजमेंट। उसके बाद सब चेकआउट करने के बाद, एरर डिटेक्ट करने के बाद, पर्सन को डिटेक्ट करने के बाद, किसके थ्रू कोई एरर हुआ है, सब कुछ करने के बाद हमें एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है, जो कि हमें सबमिट करानी होगी, मैनेजमेंट को सबमिट करानी होगी कि इस पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की चेकिंग करने के बाद, इंटरनल ऑडिट करने के बाद प्रॉपर एक कंक्लूजन ये निकल के आया हमारे सामने, ठीक है। सो ये हमारा जो 5th चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में भी क्वेश्चनिंग हो जाती है। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को ध्यान से रीड आउट कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू।